सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक तरफ हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंकों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी जब ग्रोथ अचीव करना चाहिए और पर्टिकुलरली कोविड के जो सिचुएशन है, हमको रिवाइव करना है इकोनॉमी को, तो बैंकों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बैंकों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी का 21 अगस्त को जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि आपने पहले भी देख चुके हैं और अब भी देख लीजिए। एक तरफ हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैंकों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो हमने सोचा कि दोस्तों क्यों ना बैंकों की हेल्थ एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बैंकों की हेल्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमारे हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। तो हमने भी बैंकों की हेल्थ चेक करी। हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। जो सबसे पहला आंकड़ा किया है वो भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली तिमाही में 4,189 करोड़ रुपए की कमाई की है। 4,189 करोड़ रुपए की पिछली तिमाही में, जो कि पिछले साल की तिमाही से 81% ज़्यादा है। पिछले साल की तिमाही में इस बैंक ने 2,312 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और आरबीआई गवर्नर जी बोलते हैं, श्री शक्तिकांत दास जी बोलते हैं कि हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शायद ये भूल गई कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से गरीब जनता के एक बहुत बड़े बैंक ने 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए काट लिया क्योंकि उनके अकाउंट में 3,000 रुपए से कम थे। अब दोस्तों, जो 1,500 करोड़ रुपए बैंकों ने काटे थे, ये किसी अमीर का पैसा नहीं था। ये पैसा उस गरीब जनता का था जिसको खाने को 2 टाइम की रोटी भी सही से नहीं मिलती। उसके पैसे से बैंक 1,500 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से। दोस्तों, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो सारी की सारी कंपनियां, सारी की सारी इंडस्ट्री डाउन में चली गई थी। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन एक अकेला बैंक ऐसा सेक्टर था जिसने उस टाइम भी ग्रोथ की थी। और वो भी छोटी मोटी ग्रोथ नहीं की थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी। जब सारी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे खड़ी थी, उस टाइम भी बैंक ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी। और दोस्तों, आज सन 2020 में कोरोना के चलते जब सारी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे खड़ी है, सारी इंडस्ट्री में काम नहीं चल रहा है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गरीब जनता भुखमरी से मर रही है। WHO ने, वर्ल्ड बैंक कह चुका है कि कोरोना महामारी के चलते 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस महामारी के दौरान भी बैंक ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं क्योंकि हमने भी चेक किया है कि भाई हम भी एक बार चेक कर ले। जब आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने कहा कि बैंकों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हमने भी दोस्तों बैंकों की हालत को लेकर एक बार चेक कर लिया। और हमने तो बैंकों की हेल्थ के ऊपर हमने एक डाटा बनाया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम यहाँ पे 5-7 बैंकों की बात करेंगे जो, और उन क्वेश्चन की बात भी करेंगे जो कि हमें आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की। एसबीआई ने पिछली तिमाही में 4,189 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले साल की तिमाही से 81% ज्यादा है। पिछली तिमाही से 81% ज्यादा। पिछले साल इस बैंक ने 2,312 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी का कहना है कि बैंकों की हालत खराब है और बैंक अब किसी को भी लोन मोरेटोरियम नहीं दे सकते। दोस्तों, ये बात कहना है शक्तिकांत दास जी का। अब दोस्तों, दूसरे बैंक की बात करते हैं जो कि भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, वो है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। पीएनबी ने पिछली तिमाही में 1,019 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। और पीएनबी बैंक ने पूरे साल में 15,161 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अगर इस बैंक के पिछले साल की इसी तिमाही की बात की जाए तो इसने 940 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि शुद्ध लाभ था। और यहां पर बोला जाता है कि बैंकों की हालत खराब है। अब दोस्तों, तीसरे बैंक की बात करते हैं, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने 4,440 करोड़ रुपए की कमाई की है 2020 में और 21 में, जो कि पिछले साल की कमाई से 56.5% ज्यादा है। पिछले साल इसी बैंक ने 5,832 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये सारा का सारा डाटा दोस्तों, सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च मार लीजिए, गूगल पे भी आपको सारे के सारे बैंकों के डाटा मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक की, एचडीएफसी बैंक की।
एचडीएफसी बैंक ने 6,658 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले साल से 20% ज़्यादा है। पिछले साल से 20% ज़्यादा। और दोस्तों अगर मैं आपको सारे बैंकों के बारे में बताने लग गया ना तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा एक भी सिंगल बैंक ऐसा नहीं मिला जिसने पिछली तिमाही में या फिर कोरोना काल के दौरान ग्रोथ ना की हो या फिर कोई बैंक घाटे में चला गया हो। ऐसा एक भी बैंक मेरे को नहीं मिला। अब दोस्तों बात करते हैं एनबीएफसी की या फिर फाइनेंस कंपनी की। दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है वो है बजाज फाइनेंसर। बजाज फाइनेंसर ने 2020-21 में 6,648 करोड़ रुपए की कमाई की है और पिछली तिमाही में इसने 1,195 करोड़ रुपए की कमाई की है। और दोस्तों आरबीआई के गवर्नर जी बोलते हैं कि एनबीएफसी की हालत खराब ना हो जाए, उनकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इतने पैसों की कमाई की है। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दूसरी फाइनेंस कंपनी भी है और इसी तरीके से दूसरी एनबीएफसी भी है, जो कि पिछली तिमाही में सबसे ज़्यादा इन्होंने मुनाफा कमाया है और पिछले साल से लेके इस साल इन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की और आरबीआई की हेल्थ की। आरबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले ही 57,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं और बात करते हैं कि आरबीआई की हेल्थ खराब है। अब दोस्तों ये बात तो आपने देख ली होगी कि बैंक की हेल्थ खराब नहीं है, लेकिन अगर आरबीआई चाहे और सरकार चाहे तो सबको लोन मोरेटोरियम 3.0 दे सकते हैं और जितनी भी पेनल्टी लगाई है उसको माफ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है, तो 28 अगस्त को उसका फैसला आ जाएगा। 28 अगस्त के बाद आपको पता लग जाएगा कि कोई भी बैंक कितनी पेनल्टी लगा सकता है और कितना ब्याज लगा सकता है। अब दोस्तों बैंकों की हेल्थ की बात तो हो चुकी है, अब हम भी अपनी हेल्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान तो कस्टमर ही हैं। बात करते हैं, मैंने कुछ इंडस्ट्री के नाम लिखे हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको सरकार से और आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी से या फिर सबसे पूछना चाहिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो पे 1 लाख लाइक आ गए ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी और उसके बाद इस वीडियो को कोई ना कोई सरकार का आदमी भी जरूर देख लेगा और इस वीडियो को कोई ना कोई आरबीआई का आदमी भी जरूर देख लेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकता है इस वीडियो को देख ले या फिर कोई भी ऐसा बंदा देख लेगा जिसके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो, तो हो सकता है कि आपको लोन मोरेटोरियम 3.0 मिल जाए, वो भी बिना पेनल्टी के, और शायद आपका ब्याज भी कम हो जाए या फिर माफ हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जितने भी लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर लो जो कि जिसको देवभूमि बोला जाता है, चाहे वो हरिद्वार की बात कर लो या फिर इस टाइप के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी नई नई टैक्सी के लिए गाड़ी ली है और टैक्सी में चलाने के लिए गाड़ी ली है, या फिर जिन्होंने लोन पे शॉप खोल ली है, दुकान खोल ली है, लोन लेके अपना मकान बनाया है, उन लोगों का क्या होगा, उन कस्टमर का क्या होगा जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री से ही अपना घर खर्चा चला रहे थे, लोन की ईएमआई पे कर रहे थे। तो दोस्तों क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है, तो दोस्तों मैं जानना चाह रहा हूं कि ये लोग अपनी ईएमआई दे तो दे कैसे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि जितने भी कस्टमर ने बैंक से लोन लेके या फिर एनबीएफसी या फिर फाइनेंस कंपनी से लोन लेके अपनी गाड़ी खरीदी थी और ओला, उबर या फिर इस टाइप की जितनी भी कंपनी है या फिर प्राइवेट टैक्सी के रूप में भी अपनी गाड़ी चलाने के लिए इनसे लोन लेके गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि इस टाइम आज की डेट में कोई भी आदमी, कोई भी पैसेंजर गाड़ी में बैठना पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं जब इनकी गाड़ी घर पे खड़ी है, जब इनकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, जब इनकी गाड़ी ओला उबर कंपनी के पास खड़ी है, तो ये अपनी ईएमआई दे तो दे कैसे। हम सब जानना चाह रहे हैं सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और आरबीआई से भी कि ये लोग अपनी ईएमआई देंगे तो देंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, जितनी फाइनेंशियल कंपनी है, इन सभी ने लोन को रिस्ट्रक्चर करने से मना कर दिया और साथ ही साथ आपको अब 31 अगस्त के बाद किसी भी टाइप की राहत देने से मना कर दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है, लेकिन उसका फैसला क्या आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये क्वेश्चन जरूरी इसलिए भी है कि ये लोग अपनी ईएमआई देंगे तो देंगे कैसे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है होटल, रेस्टोरेंट या फिर इस फील्ड से जुड़े हर एक लोग जिन्होंने भी अभी नए नए लोन लेके होटल बनाए हैं, पैलेस बनाए हैं या फिर रेस्टोरेंट बनाए हैं या फिर बैंकेट हॉल बनाए हैं या फिर इस टाइप के कोई भी काम किया है, चाहे वो हलवाई को लेके कर लो या फिर पैलेस को लेके कर लो या फिर इस टाइप के किसी भी चीज़ के लेके कर लो, वे लोग किस तरीके से अपनी ईएमआई पे करेंगे, क्योंकि उनका काम बिल्कुल जीरो पड़ा है, बिल्कुल डाउन पे पड़ा है, उनके पास कोई बुकिंग है ही नहीं। और जब उनके पास कोई बुकिंग नहीं है तो वो खाएंगे क्या और ईएमआई कहाँ से पे करेंगे। क्या हम सब अपनी गाड़ियाँ या फिर जिसके ऊपर भी हमने लोन ले रखा है वो बैंकों को सौंप दें? क्या बैंक हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले?
मैं जानना चाह रहा हूँ उन सब से कि ये लोग अपनी ईएमआई भरे तो भरे कैसे। चौथे नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जितने भी लोग कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूल या फिर एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बुक सेलर की बात कर लो, बैग सेलर की बात कर लो, यूनिफॉर्म सेलर की बात कर लो, या फिर किसी भी टाइप की बात कर लो, टीचर हो, कोचिंग के मालिक हो, या फिर इस टाइप के कोई भी आदमी हो, इस टाइम कोचिंग सेंटर 99% बंद पड़े हैं, क्योंकि सरकार के सख्त आदेश हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर अभी चल ही नहीं सकता, कोई भी कोचिंग सेंटर इस टाइम गैदरिंग कर ही नहीं सकता, कोई भी कोचिंग सेंटर अभी स्टूडेंट्स को बुला ही नहीं सकता। तो मैं जानना चाह रहा हूँ जिन भी कस्टमर्स ने, जिन भी टीचर्स ने लोन लेके अपने घर बनाए हैं, अपने कोचिंग सेंटर बनाए हैं, या फिर किसी भी टाइप का लोन ले रखा है, तो वो अपनी ईएमआई दे तो दे कैसे। पांचवें नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनकी नौकरी कोरोना काल के दौरान चली गई हैं, जो फैक्ट्री कोरोना काल के दौरान बंद हो गई हैं, जिनके पास इनकम का सोर्स सिस्टम जीरो है, जिनके पास इस टाइम बिल्कुल इनकम कहीं से आई नहीं रही, और उन्होंने अपनी पर्सनल लोन ले रखी थी, उन्होंने होम लोन ले रखा था, या फिर गाड़ी का लोन ले रखा था, बाइक का लोन ले रखा था, तो वे लोग अपनी ईएमआई दे तो दे कैसे। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सरकार पे और आरबीआई पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि जितनी भी ये एनबीएफसी कंपनी है या फिर फाइनेंसर कंपनी है, ये सरकार की बात, आरबीआई की बात मानती क्यों नहीं। अभी दोस्तों मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स आई है, चाहो तो मैं आपको कमेंट भी कर दूंगा या फिर आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा, जिससे कि आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुन पाए, जिसमें एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंसर कंपनी साफ साफ कह चुकी है कि हम सरकार की बात, आरबीआई की बात नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक बात कह दी कि क्या आपने आरबीआई से लोन लिए है, क्या आपने सरकार से लोन लिए हैं, कि अगर सरकार कल को कुछ भी कह देगी तो क्या हम उनकी इशारों की बात मान लेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जब आरबीआई ने उनको लाइसेंस दिया था तो क्या तब भी ये बात कही गई थी कि आप कस्टमर को ये बात कह दो कि भाई हम आरबीआई की बात नहीं मानते, हम सरकार की बात नहीं मानते, और अगर आप आरबीआई की बात नहीं मानते तो आरबीआई को जो लाइसेंस आरबीआई ने दिया था उसको रिटर्न कर दो और उसके बाद आप बिजनेस चला के दिखाओ। मैं मान जाऊंगा कि आप एक भी दिन बिजनेस चला पाओगे। तो दोस्तों मैं जानना चाह रहा हूं कि आरबीआई और सरकार इन कंपनीज के खिलाफ क्यों नहीं कोई भी कार्रवाई करती। अब दोस्तों मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं जानना चाह रहा हूं, आप भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से भी और आरबीआई से भी, या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंसर कंपनी है, जो ये रिकवरी टीम बना के घर पर गुंडे भेजते हैं, वो जो इस तरीके से टॉर्चर करते हैं किसी भी इंसान को, या फिर ये जितनी भी लोन देने वाली ऐप हैं, अगर इनकी पेमेंट 2 दिन लेट हो जाए तो ये क्या करते हैं, पूरे परिवार का, पूरे फैमिली का, या फिर पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का ग्रुप बना के और उन सभी को गाली गलौज करते हैं, उन सभी को पता नहीं कौन कौन से मैसेज भेजे जाते हैं। तो इनके ऊपर आरबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करता, इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर क्यों नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पर्सन ने इन एनबीएफसी कंपनी के या फिर ये जितने भी फाइनेंसर कंपनी है इनके टॉर्चर से परेशान आके सुसाइड कर लिया तो इसके जिम्मेदार कौन है। क्या वो फाइनेंस कंपनी इसके जिम्मेदार मानी जाएगी, या फिर दोस्तों सरकार का, आरबीआई का, या फिर किसी का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कोई भी इंसान मरता है तो मरे, जीतता है तो जिए, या फिर जो भी करता है करे। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और आरबीआई नहीं लेगा तो कौन लेगा। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइंस होने के बावजूद भी ये लोन रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर को इस तरीके से हरास करते हैं, इस तरीके से परेशान करते हैं कि उनको लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, और उसके मरने के बाद ये घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और दोस्तों मेरे पास ऐसी भी कई सारी कंप्लेंट आई हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर मैंने 1-2 महीने लोन की ईएमआई पे नहीं की कोरोना काल के दौरान भी, तो कंपनी वाले मुझे घर से उठा के ले गए और अपने ऑफिस में बंद कर दिया। और कहा गया है कि जब तक आपके घर वाले पूरे का पूरा अमाउंट को पे नहीं कर देते, जब तक आपको यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सरकार, कोई आरबीआई, कोई गाइडलाइंस नहीं है। मैं क्यों है ऐसा, और क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर होती, और क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो को कम से कम 4-5 घंटे की बना सकता हूँ, जो कि हमें सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और आरबीआई से जरूर पूछने चाहिए। तो लेकिन दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुले, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।